जब भी हम एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुनते हैं तो मन में क्या आता है? बिखरे हुए बाल, एक जीनियस की छवि, है ना? लेकिन आज चलिए उस तस्वीर के पीछे झांकते हैं। उस इंसान को जानने की कोशिश करते हैं जिसकी जिंदगी सिर्फ विज्ञान ही नहीं बल्कि गहरी मानवीय चिंताओं से भी बुनी हुई थी। चलिए कहानी की शुरुआत इसी एक लाइन से करते हैं। सोचिए, ये बात आइंस्टाइन के हेडमास्टर ने उनके पिता से कही थी। सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? कि कोई उनके बारे में ऐसा भी सोच सकता था। पर सच तो यही है और हमारी कहानी यहीं से शुरू होती है। और देखिए विडंबना कितनी बड़ी है। यही छात्र जिसे एक तरह से नाकाम मान लिया गया था, उसी ने आगे चलकर फिजिक्स यानी भौतिकी में एक क्रांति ला दी। उसने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो आज हम आइंस्टीन की जिंदगी के सफर को इन 5 हिस्सों में देखेंगे। हम समझेंगे कि कैसे एक विद्रोही सोच वाला नौजवान दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बना और फिर शांति का दूत भी। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। यहां हम आइंस्टाइन के शुरुआती जीवन को देखेंगे, जो सच कहें तो बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा किसी जीनियस का होना चाहिए। दूर दूर तक उनकी महानता का कोई संकेत नहीं था। आइंस्टीन का बचपन ना काफी अलग था। वो 2.5 साल की उम्र तक तो ठीक से बोल भी नहीं पाते थे। उनकी मां को तो उनका सर भी कुछ ज्यादा ही बड़ा लगता था और उनके साथ खेलने वाले बच्चे उन्हें ब्रदर बोरिंग बुलाते थे। लेकिन शायद इसी अकेलेपन में उन्होंने मैकेनिकल खिलौनों में गहरी दिलचस्पी दिखाई और साथ ही वायलिन बजाने में भी कमाल की महारत हासिल कर ली। और यहीं हमें उनके अंदर के विद्रोही स्वभाव की पहली झलक मिलती है। आइंस्टाइन को स्कूल का वो सख्त अनुशासन, वो नियमों का बंधन कभी पसंद नहीं आया। उन्हें वो माहौल इतना घुटन भरा लगा कि सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल ही छोड़ दिया। ये दिखाता है कि उनके अंदर आज़ादी की कितनी गहरी चाहत थी। तो अब कहानी उनके पेशेवर जीवन की ओर मुड़ती है। ये वो समय था जब आइंस्टीन दुनिया की नज़रों से दूर एक पेटेंट ऑफिस में काम करते हुए चुपचाप ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को सुलझा रहे थे। साल 1905, इसे याद रखना जरूरी है। सिर्फ 26 साल की उम्र में एक पेटेंट क्लर्क की नौकरी करते हुए उन्होंने 4 ऐसे रिसर्च पेपर छापे जिन्होंने भौतिकी की नींव हिलाकर रख दी। और कमाल की बात यह है कि ये चारों पेपर भौतिकी के अलग अलग एरिया पर थे। इसीलिए इस साल को उनका चमत्कारी वर्ष या मिरेकल ईयर कहा जाता है। इन्हीं में से एक था सापेक्षता का विशेष सिद्धांत यानी स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। अब सुनने में ये शब्द भारी भरकम लगता है, पर इसका मूल विचार ये था कि समय और स्थान ये दोनों चीजें स्थिर नहीं हैं। ये इस बात पर निर्भर करते हैं कि कोई उन्हें कहां से और कैसे देख रहा है। मतलब ये एक ऐसा आइडिया था जिसने विज्ञान की दुनिया में तहलका मचा दिया। और हाँ, इसी सिद्धांत से निकला दुनिया का सबसे प्रसिद्ध समीकरण E=mc²। ये समीकरण असल में द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच एक गहरा रिश्ता बताता है। ये कोई बम बनाने का फॉर्मूला नहीं था जैसा कई लोग सोचते हैं, बल्कि इसने ये समझाया कि पदार्थ की एक छोटी सी मात्रा में भी कितनी ज्यादा ऊर्जा छिपी हो सकती है। जाहिर है दुनिया उनकी इस प्रतिभा को ज्यादा दिन तक अनदेखा नहीं कर सकती थी। साल 1921 में उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला और इसके साथ ही उनका नाम इतिहास के सबसे महान वैज्ञानिकों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। लेकिन इन महान खोजों का एक स्याह पहलू भी था जो जल्द ही सामने आने वाला था। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां विज्ञान और दुनिया भर का संघर्ष आपस में टकराने वाले थे। 1939 में आइंस्टीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक खत लिखा और उस खत में एक बहुत ही गंभीर और डरावनी चेतावनी थी। उन्होंने लिखा कि इस प्रकार के अत्यंत शक्तिशाली बम बनाए जा सकते हैं। ये एक ऐसी चेतावनी थी जिसके नतीजे बहुत दूर तक जाने वाले थे। तो देखिए ये सब हुआ कैसे। 1938 में जर्मन वैज्ञानिकों ने न्यूक्लियर फिशन यानी परमाणु विखंडन की खोज की। इसका मतलब था कि एक परमाणु को तोड़कर भारी मात्रा में ऊर्जा निकाली जा सकती है। आइंस्टाइन को डर था कि नाजी इसका इस्तेमाल करके परमाणु हथियार बना लेंगे। उनके इसी खत ने अमेरिका को अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू करने के लिए उकसाया, जिसका अंत हुआ 1945 में जापान पर हुए उन विनाशकारी हमलों से। इस तबाही ने आइंस्टीन को अंदर तक हिलाकर रख दिया और यहीं से उनके जीवन का एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू होता है। अब वो एक वैज्ञानिक से ज्यादा शांति के एक वैश्विक दूत बन जाते हैं।
हिरोशिमा और नागासाकी में जो कुछ हुआ उसने उन्हें तोड़ कर रख दिया था। उन्हें इस घटना में अपनी भूमिका पर बहुत गहरा अफसोस हुआ और उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी ये पक्का करने में लगा दी कि ऐसी तबाही दुनिया में दोबारा कभी ना हो। और उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को खुले पत्र लिखे, एक विश्व सरकार का आइडिया सामने रखा ताकि देश आपस में ना लड़ें और अपनी शोहरत का इस्तेमाल पूरी दुनिया में शांति और लोकतंत्र की वकालत करने के लिए किया। वो अब सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे बल्कि पूरी मानवता की आवाज बन चुके थे। और अब हम इस कहानी के आखिर में पहुंचते हैं। यहां हम एल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन के दो सबसे बड़े पहलुओं को एक साथ देखते हैं। एक तरफ उनकी असाधारण वैज्ञानिक बुद्धि और दूसरी तरफ उनकी गहरी मानवीय चेतना। तो देखिए, एक तरफ उनकी वो हैरान कर देने वाले वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं, जैसे सापेक्षता का सिद्धांत और E = mc², और दूसरी तरफ है मानवता की भलाई के लिए उनका वो गहरा समर्पण, शांति के लिए अभियान, लोकतंत्र की वकालत। ये दोनों ही उनकी महानता के बराबर के हिस्से हैं। तो आइंस्टीन का मन सिर्फ इसलिए सुंदर नहीं था कि उसने ब्रह्मांड के बड़े बड़े रहस्य सुलझाए, बल्कि इसलिए भी सुंदर था कि वो इंसानियत के दर्द को बहुत गहराई से महसूस करता था और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए हमेशा लड़ता रहा। यही उनकी सच्ची खूबसूरती थी। और हम इस चर्चा को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं कि एक सुंदर मन का असली माप क्या है? क्या वो सिर्फ दिमागी कामयाबियों से तय होता है या फिर करुणा और इंसानियत के प्रति चिंता से भी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।